कर्नाटक में रहोगे तो कन्नड़ बोलना पड़ेगा, महाराष्ट्र में रहोगे तो मराठी बोलना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ आपको पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल में, ये सब में आपको देखने को मिल रहा है। कर्नाटक वाला इश्यू अगर आपको याद ही होगा तो एक व्यक्ति आते हैं बैंक में, वो महिला काम कर रही होती है और उनको कहता है कि मैडम यू हैव टू स्पीक इन कन्नड़ा, मतलब अपने कन्नड़ भाषा में। मैडम बोलती नहीं है भैया, हम तो हिंदी बोलेंगे। सेम अभी महाराष्ट्र में भी ये इश्यू आ रहा है, लेकिन ये इश्यू थोड़ा-सा एक लेवल ऊपर है। ये क्या है मैं आपको बताऊँगा। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कि कोई व्यक्ति लाइन में क्यू में खड़ा हुआ है और उससे रिक्वेस्ट करी जा रही है, कोई शायद मॉल वॉल या कहीं का सीन था। उसमें बोला जा रहा है कि नहीं तुम कन्नड़ में ही बात करो, सॉरी तुम मराठी में ही बात करो करके। तो ये भाषा का लेकर जो विवाद चल रहा है अभी, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं और एग्जाम में क्या-क्या प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। देखिए, चूंकि आप एस्पिरेंट हैं, ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, वो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा और बिना किसी देरी के हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अभी जो महाराष्ट्र में जो इश्यू चल रहा है, और ये न्यूज़ क्यों है इसकी भी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना जो एक रिजोल्यूशन कह सकते हैं, जो एक निर्णय उसने वापस ले लिया कि हाँ, हम हिंदी को एज अ थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर कंपलसरी, या यूं कहें कि हम एक भाषा के तौर पर विद्यार्थियों को, स्पेशली जो कक्षा 1 से जो 5 के स्टार्टिंग, जिसको प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, उसमें हम पढ़ाने वाले थे। तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, देवेंद्र फडणवीस की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने वापस ले लिया। अब इसके पीछे का जो लड़ाई जो है, या जो मसला चल रहा है, उसको मैं शॉर्ट में थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो उद्धव ठाकरे वाली जो गवर्नमेंट थी, ठीक है ना? उन्होंने भी कुछ इस प्रकार के रिज़ॉल्यूशन लेकर आए थे कि हाँ, ठीक है, हम इसको 3 भाषा फ़ॉर्मूला जिसको कहा जाता है ना, 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला जिसको कहा जाता है, अभी मैं बताऊँगा यहाँ पर, 3 भाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला, तो वो लगाने वाले थे। अब ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है और कौन लेकर आया था, इसकी भी चर्चा डिटेल में हम धीरे-धीरे यहाँ पर हम करेंगे। बहरहाल, मैं ये चीज़ जो छोटा-सा आपको मुद्दा जो बताना चाहता हूँ कि क्यों ये आया, तो पिछले सप्ताह या 4-5 दिन पहले ये न्यूज़ में आया था कि अपोजिशंस के दबाव के कारण, और अपोजिशन में भी कौन-कौन समझना, एक समय पर जो मनसे जिसको कहा जाता था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एंड ऑल, मतलब जो राज ठाकरे वाला ग्रुप हो गया, उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप हो गया, आपके एनसीपी वाले ग्रुप हो गए, मतलब अभी अपोजिशन में जितने लोग बैठे सब एकजुट हो गए। रीजन इज दैट कि महाराष्ट्र में है तो आप मराठी को जो है प्रिविलेज दीजिए, मराठी को आप आगे लाइए, हिंदी की हमको आवश्यकता नहीं है। और इस प्रेशर में ऐसा माना गया है, वी डोंट नो कि एक्चुअल रीजन क्या था, बट इस प्रेशर में, इस दबाव में सरकार ने अपना यह जो निर्णय है वो वापस ले लिया फिलहाल के लिए, कि हम एक जो है कमिटी गठित करेंगे, एक समिति बनाएंगे, देन ओनली इस पर विचार किया जाएगा कि क्या हिंदी को एज अ लैंग्वेज प्राइमरी, यानी कि जो प्राथमिक जो आपके स्कूल्स होंगे वहां पर पढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम तमाम इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि मराठी जो लोग हैं, या जो कह सकते हैं कि ऑपोजिशन है, या फिर और भी बहुत सारे वहां के ऑथर्स, लेखक हैं, वो क्यों इस चीज को लेकर आगे आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वो चाहता है कि भाषाई अस्मिता बनी रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार की चीजें आई हैं, पहले भी आई हैं लेकिन वो थोड़ी कम आई हैं। ठीक है, जब बाला साहब ठाकरे उस समय थे, तब उस समय थोड़ी आई थी, बट कम आई थी। लेकिन जैसे ही कर्नाटक वाला जो इश्यू हुआ, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा मामला तुल पकड़ा। ठीक, राजनीतिक दृष्टिकोण की अगर यहां पर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल जो पर्सपेक्टिव्स होता है, वहां पर भी हम देख रहे हैं, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी, क्योंकि देखो अगर एनसीपी की मैं बात करूं, उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप की हम बात करें, मन से तो मतलब ये मान के चलो कि पूरे महाराष्ट्र छोड़ो, वो मुंबई वगैरह, पुणे वगैरह एरिया तक ही ज्यादा उसका जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो लोकल पार्टीज भी कहीं ना कहीं अपना जो अस्तित्व बचाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में आने के लिए इसका जो है यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एनईपी के तहत यह जो त्रिभाषा, या यूं कह सकते हैं जिसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये सुझाया गया है, उसको अप्लाई करने की यहाँ पर बात करी गई है। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर हम समझेंगे, है ना। सबसे पहले आप समझिएगा कि इंडिया में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, इसको बेसिकली 2 वर्ग या 2 क्लासेस में हमने यहाँ पर बांट रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। वैसे तो 4 अलग अलग हम पढ़ लेते हैं, 4 भाषा परिवार हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में कभी आपने पढ़ा होगा, जिसको भारोपीय, यानी कि जिसको हम लोग इंडियन यूरोपियन कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रिक हो जाता है, देन आपका द्रविडियन हो जाता है, और एक फिर चीनी तिब्बती होता है। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं एक मोटा मोटी डिवीजन की मैं बात करता हूं। इंडिया में जनरली पूछा जाता है, भाई तुमको हिंदी आती है या फिर नहीं आती, या फिर यू डोंट नो हिंदी और नॉट डोंट। तो यहां पर अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं सिंपल, नॉर्थ स्पेशली अगर मैं बात करता हूं, नॉर्थ इंडिया, तो आप राजस्थान देख लीजिए, उनकी अपनी कुछ की कुछ लोकल लैंग्वेजेस हैं। आप पंजाब में चले जाएं, वहां पर भी उनकी पंजाबी आती है, राइट। हरियाणा चले जाएं, आप थोड़ा सा इधर चले जाएं उत्तराखंड वगैरह रीजन्स में, पहाड़ी लैंग्वेजेस एंड ऑल, ठीक है। सो अच्छा, यूपी बिहार में भी हम जाएंगे तो वहां पर उनकी मैथिली है, अंगिका है,
भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ में आए हो छत्तीसगढ़ी है, राइट? तो ऐसे अलग-अलग उनके लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो वहां पर बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है, वो हिंदी में ही बात करती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान के किसी बंदे से आप बात करेंगे, एमपी में, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो उनको समझ नहीं आएगा। आपकी भाषा उनको और उनकी भाषा आपको समझ आ जाएंगी। बस ये रहते, जैसे अगर हरियाणवी वगैरह में जाएंगे तो जैसे बोलेंगे कि ओए तन्ने किधर जा रहा है एंड ऑल, ऐसा इस टाइप से वर्ड यूज कर सकते हैं। पंजाबी में अब जाएंगे तो थोड़ा सा एक्सेंट उनका चेंज हो सकता है। अब बिहारी या भोजपुरी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उनके एक्सेंट थोड़े चेंज हो सकते हैं। तो एक्सेंट में थोड़ी थोड़ी चेंजेस मिलेंगे, लेकिन यस, आप एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आने वाला है, याद रखना। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग आएंगे कि क्यों इसका, यहाँ पर एक पॉइंट में बताऊंगा कि संपर्क भाषा, तो व्हाट इज दिस कनेक्टिंग लैंग्वेज, ये क्या होता है, इसकी भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा, है ना। बट आप थोड़ा सा इधर वापस आइएगा यहाँ पर कि दो प्रकार के लैंग्वेजेस की हमने बात करी, ग्रुप्स की बात करी। एक है जो हिंदी बोलते हैं जहां पे लोग, या हिंदी समझ सकते ठीक ठाक, और एक ऐसे लोग हैं जहां पे नॉन हिंदी, हिंदी मतलब बहुत कम या रेयरली यूज होते हैं। जैसे आप बंगाल में चले जाएं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको हिंदी समझ नहीं आते। लिटरली मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, हिंदी उतना अच्छे से नहीं समझ पाते। इंग्लिश बहुत, मतलब इंग्लिश जरूर वो समझ पाएंगे। साउथ के लैंग्वेजेस की आप बात करिए, दक्षिण भारत, तो वहां पर भी हिंदी उतनी ज्यादा नहीं समझी जाती, या यूं कहें कि कुछ लोग समझने का प्रयास भी नहीं करते। इस पर हम अभी नहीं आएंगे कि हिंदी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं, वो अलग विषय है, वो मेरा पार्ट नहीं, वो उसको आप लोग बाद में डिस्कस करिएगा। मैं इस बात पर हूं कि अभी जो मुद्दा चल रहा है उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहां पर अगर हमने बात करी कि त्रिभाषा सूत्र में क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने ग्रुप अलग करा, हिंदी भाषी राज्य और ऐसे जो नॉन हिंदी जो बोलते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में कहा गया कि देखो, हिंदी भाषी तो ऑब्वियसली हिंदी आपका एक मातृभाषा है, पहला लैंग्वेज होगा। दूसरा हम यहाँ पर इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी रख सकते हैं, और तीसरा कोई अन्य लैंग्वेजेस यहाँ पर रखा जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी जो एक विवाद हो रहा था कि हिंदी और इंग्लिश के बाद तीसरी जो भाषा पढ़ाई जा रही थी वो उड़िया पढ़ाई जा रही थी, तो उसको भी लेकर बीच में कंट्रोवर्सी आया था। ठीक है, बहरहाल क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए उसको भी लेकर कई बार विवाद होते रहता है। उसकी चर्चा भी हम कभी बाद में कर लेंगे। गैर हिंदी यानी कि जहां पर नॉन हिंदी रहता है, वहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पहले, सबसे पहले आपको वर्नाक्युलर में आपको पढ़ाना है। आपको याद करो, अभी मैं कुछ आयोग और कुछ कमीशंस भी हम बताएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर से बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो वर्नाक्युलर, बहुत सारी आपकी देसी भाषाएं होती है, देशी या लोकल भाषाएं जिसको हम कह सकते हैं। महाराष्ट्र में तो मराठी हो गया, साउथ में गोवा चले जाओ, कोंकणी आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक में कन्नड़ा हो गया, तमिलनाडु में तमिल है, केरल में मलयालम है, आंध्रा में आपका तेलुगु है एंड ऑल। तो वो पहले रखेंगे ऑब्वियसली प्राथमिकता पे। दूसरा जो हो जाएगा वो यहां पर बोला जा रहा है कि हिंदी रख सकते हैं या फिर इंग्लिश। अब ये फॉर्मूला जो सुझाया गया ना, उसकी थोड़ी सी मैं यहां पर चर्चा कर दूं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है वो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला में ये कहा गया है कि पहले आप समझिएगा कि लेवल कितने होते हैं ना, इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जब तक ये लेवल समझ नहीं आएगा ना तो फॉर्मूला भी आपके दिमाग में समझ नहीं आएगा। देखिए, पहले पॉलिसीज में कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी, जो ग्रुप्स पहले के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज थी उसमें। लेकिन अब जो फॉर्मूला जो आया है वो फॉर्मूला क्या है आपका, 5 3 3 और 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि पहले का फॉर्मूला क्या था और अभी का फॉर्मूला क्या है। तो सीधा सीधा आपको पूछेगा। तो अभी का फॉर्मूला क्या है, 5 3 3 और 4। ये 5 का मतलब क्या हो रहा है, देखो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो पहले नर्सरी जाते हैं, देन KG1, देन KG2, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका नाम बोला जाता है, राइट। तो क्लास 1 के पहले वो 3 की यहां पर बात करते हैं, याद रखना। देखो यहाँ पे क्लास 1 एंड 2 अलग से बोला गया है, और उसके नीचे बोल रहा है कि 3 इयर्स, है ना। यहाँ पर आंगनबाड़ी, स्कूल, बाल वाटिका एंड ऑल वो आप अलग रखिए, वो 3 to 6 एज ग्रुप में रहेगा। यानी कि बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो 3 4 5 जैसे 6 तक वो कौन से ग्रुप में रह सकता है, ये जिसको प्री स्कूल वाला कह सकते हैं, यानी कि क्लास 1 के पहले वाला, राइट। प्री प्राइमरी भी हम इसको कह सकते हैं। तो नर्सरी हो गया, KG1 हो गया, KG2 हो गया, प्ले ग्रुप की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं। देन क्लास 1 और 2, तो इन सभी को, समस्त को मिलाकर कहा गया फाउंडेशन, यानी कि बिल्कुल जो आपका फंडामेंटल, जो बिल्कुल आधार होगा, ये पहला, तो इसको 5 ईयर हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कक्षा 3 से 5, यानी कि तीसरी, चौथी और पांचवी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड, ये आपका सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी मतलब इसमें सेकंड स्टेज हो गया। यहां पर जब आते हैं जिसको सेकेंडरी एजुकेशन या फिर मिडिल इसको कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, मिडिल एजुकेशन, सेकेंडरी ऊपर जाएंगे। तो इसमें हम चलेंगे कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं, जिसको अभी भी आप माध्यमिक शिक्षा के रूप में जानते हैं, यानी कि मिडिल एजुकेशन। फिर हम चलेंगे सेकेंडरी, मतलब जिसको स्कूल्स के लिए हायर होता है, बट ओवरऑल इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। इसको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। स्कूल लेवल में हायर हो जाएगा, जिसको तुम लोग हाई या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते हो ना, बस वैसे ही है, राइट। बट ये ओवरऑल एजुकेशन में इसको सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कक्षा 9वीं से 12वीं, तो 9वीं 10वीं जनरली कॉमन होती है, मतलब ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थी उस टाइप की क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं। उसके 11वीं 12वीं में आपके सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स एंड ऑल। इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, मैं चर्चा केवल इसके करने
करने वाला हूं कि भाई इस ग्रुप में यानी कि आपका स्टार्टिंग के 5 और जो 3 इयर्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसमें बेसिकली कहा गया है कि कक्षा छठवीं में प्रवेश से पहले एनईपी कहता है कि कक्षा छठवीं में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों को भाषा का ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए यह सुझाया गया है कि आप जो है वो कम से कम 3 भाषाओं का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से तीसरी जो भाषा होगी वो किसी भी प्रकार से कंपलसरी नहीं हो सकती। यहां पर बोला गया है कि इसमें कोई भाषा अनिवार्य रूप से थोपी नहीं जा सकती, मतलब जो स्टेट है या कोई विद्यालय है या कोई स्कूल है उसको कंपलसरी नहीं बना सकती। विवाद इसीलिए हो रहा था कि भाई ठीक है, हम महाराष्ट्र के, हम मराठी पढ़ लेंगे, हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे, हमको सेकंड लैंग्वेज में हमको अंग्रेजी पढ़ा दीजिए, हिंदी जो है हम बाद में देख लेंगे, हमको प्राइमरी स्तर पर हिंदी मत थोपिए। ऑलरेडी मराठी जो है वो हम कर रहे हैं, इंग्लिश बच्चा कर ही लेगा, ठीक है, हिंदी को मत थोपिए। तो हिंदी को आपको थोपने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, इस कारण ये सारा का सारा जो विवाद है वो सामने आया है। अब इसमें हिंदी को थोपने और ना थोपने को लेकर बहुत सारे जो है पक्ष और विपक्ष में बातें करी जा रही है। समर्थन में कहा जा रहा है कि अगर हिंदी हम पढ़ेंगे हमारे बच्चे हिंदी सीख जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि बंगाल के कुछ बच्चे हो गए, साउथ के कुछ बच्चे हो गए, उनको हिंदी नहीं आती, तो हिंदी जो है इंडिया के मेजर यानी कि नॉर्थ या फिर सेंट्रल बेल्ट में बोली जाती है। तो अगर वो हिंदी सीख जाएंगे, ठीक ठाक हिंदी पढ़ लेंगे, हिंदी बोल लेंगे, लिख लेंगे, तो फिर इनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। वैसे भी यह कहा जाता है, अगर आप उसकी लिपि देखिएगा, मराठी लिपि जो रहती है वो सिमिलर है, देवनागरी लिपि जैसे कुछ होती है ना, अगर आपने वहां पर देखा होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लिपि अलग है और भाषा अलग है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। लिपि मतलब स्क्रिप्ट और भाषा मतलब लैंग्वेज। यहां पर कहा गया है कि सपोर्ट में कि भाई हिंदी जो है कनेक्टिंग या फिर एक जिसको संपर्क भाषा कह सकते हैं वो एक भाषा है, तो क्यों ना हिंदी को पढ़ाया जाए। दूसरा विरोध में इसलिए हो रहा है कि देखो यार, अगर हमने हिंदी को आगे लेकर आया तो इंग्लिश तो वैसे भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इंग्लिश को इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आगे चलकर जो बड़े हायर एजुकेशन होते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन होते हैं, डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग होती है, मैनेजमेंट होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, इसमें आपने देखा होगा कि वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है। तो बच्चे को इंग्लिश का नॉलेज होना भी आवश्यक है, ये भी कोई गलत नहीं है। तो इनका कहना है कि यार अगर हिंदी और इंग्लिश ही बस करें, महाराष्ट्र की मराठी को ही अगर हम साइड लेके चले तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। हमारी अस्मिता है, हमारा जो है संस्कृति का सवाल है, इसलिए मराठी पहले होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, देन हम हिंदी को हम देखेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। फिर चलते हैं संवैधानिक पहलू पे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अगर एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो 8वीं अनुसूची होती है, 8th शेड्यूल 22 जो लैंग्वेजेस की यहां पर हम बात करते हैं, तो वहां पर भी सभी भाषाओं को जो उसमें लिस्टेड है उनको समान दर्जा दिया गया है। ऐसा नहीं कि किसी को हमने बहुत ज्यादा ऊपर कहा है, क्योंकि देखो बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, क्या हमारी कोई राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, तो बोलना नहीं, देयर इज नो एनी नेशनल लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश ये एक ये करने की भाषा है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि कामकाज की भाषा है, ऑफिशियल हम कह सकते हैं, मतलब ऑफिस के लिए कामकाज करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भाषा नहीं है, वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग दिमाग में याद जरूर रखना, प्रश्न कई बार आपको पूछा जा सकता है। ये तो रही बात की जो हमने दिखाया कि किस चीज को लेकर ये इश्यू बना था और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कुछ पुरानी चीजों पे जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। यहां से आप हमेशा देखिएगा, वनडे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो, है ना, रिटर्न यानी मेंस वाला कोई पेपर होता है, वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, राधा कृष्णन आयोग, दिस इज स्पेशली फॉर द यूनिवर्सिटी, यानी कि इसको समटाइम्स विश्वविद्यालय आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर कभी प्रश्न आए आजादी के बाद, याद रखना आजादी के बाद, क्योंकि आजादी के पहले यानी कि ब्रिटिशर्स के समय में जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, उस दौरान जो आपका विश्वविद्यालय आयोग आया था वो लॉर्ड कर्जन के समय आया था। कब? 1904 में। तो वो अलग है विश्वविद्यालय आयोग। ये विश्वविद्यालय आयोग जो है ये समथिंग डिफरेंट है। अच्छा, इसका यूजीसी से कंफ्यूजन मत करना, वो अनुदान आयोग है, वो समथिंग डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो बाद में आएगा, वो आफ्टर 50s आएगा, उसकी चर्चा भी नहीं करनी है ना। अभी आपको सिर्फ ये देखना है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को मैं बार बार कहता हूं कि बेटा इंग्लिश की चीजों को भी थोड़ा सा देख लिया करो, थोड़ा सा याद कर लिया करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूईसी यानी कि राधा कृष्णन आयोग इसी के नाम से जाना जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। और दैट इज वाई यह जो एक आयोग जो था ये भारत में यूनिवर्सिटी से संबंधित था, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया था। यूजीसी की स्थापना की अनुशंसा, अनुशंसा का मतलब रिकमेंडेशन किया गया था कि एक ग्रांट कमीशन होना चाहिए, और इसके बाद ही फिर बाद में आगे चलकर यूजीसी बनेगा। इज दैट क्लियर?
दूसरा ये भी कई बार पूछा जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलते हैं डायरेक्टली, इनके उपनाम को याद रखना, ये यूनिवर्सिटी कमीशन, ये माध्यमिक शिक्षा, म से माध्यमिक, म से मुदलियार, तो ये मुदलियार जी की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसीलिए इसको बोला गया था मुदलियार आयोग। ये सीधा सीधा था आपका सेकेंडरी एजुकेशन पर आधारित है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा पर। 1952-53, कई बार क्रोनोलॉजी भी दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में इसको किया गया था। मेन जो काम था इसका 10+2 मॉडल जो आप देखते हो, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, मतलब अभी भी आपने सर्टिफिकेट में देखा होगा, जो 12वीं जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा रहता है 10+2, तो 10वीं के बाद आपने 2 साल और पढ़ा, उसको बोला जाता है 10+2, यानी कि 12वीं की जो कक्षा, तो ये इनके द्वारा सुझाया गया था। फिर आते हैं कोठारी आयोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1964-66 डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में यहां पर 10+2+3 प्रणाली को जो है यहां पर कहा गया, और ये सब याद रखना कि कहां पर कौन कौन से प्रणाली को सुझाया गया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ प्रश्न ये भी आ सकता है कि पहली बार जो त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसकी भी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, वो कब आया था और किस एजुकेशन पॉलिसी ने कहा था, तो याद रखना बेटा ये 1968 का था। 68 अलग है, 86 अलग है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर 86 में था, नहीं, 68 में भी था और 86 में भी था। तो पहली बार कब कहा गया था, तो पहली बार जो है वो त्रिभाषा सूत्र कब, ये 1968 एजुकेशन पॉलिसी में। फिर हम 86 में आए तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने बहुत बड़ा यहां पर रिवोल्यूशन लेकर आया, समानता और गुणवत्ता यानी कि इक्वालिटी पर, क्वालिटी पर इन्होंने बल दिया। नवोदय विद्यालय की स्थापना कई बार देखी होगी, मतलब बहुत सारे जो आपके स्टेट्स में, अलग अलग जिलों में जो पाए जाते हैं, स्पेशली जैसे दुर्ग में चले जाएं, रायपुर में चले जाएं, राइट, यहां पर आपको देखने को मिलेगा नवोदय विद्यालय। तो जो नवोदय विद्यालय होता है वो क्यों, किस चीज के लिए रहता है, ये कक्षा 5वीं के बाद जो बच्चे होते हैं, 6ठी से लेकर 12वीं तक अपनी पढ़ाई करते हैं, वहीं पे रहकर पढ़ाई करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू हियर, मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि सबसे बेस्ट, अगर मैं बात करता हूं एजुकेशनल, मतलब स्टार्टिंग लेवल के, प्राइमरी एंड आपके मिडिल लेवल के स्कूल्स की, या हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स की, तो सबसे बेस्ट जो होता है वो नवोदय होता है, क्योंकि नवोदय की जो डिसिप्लिन, नवोदय की जो कार्यशैली होती है, वहां पर आप जाके देखिएगा वो बहुत बेहतरीन होता है। तो आपके घर में भी यदि कोई छोटे बच्चे होंगे, तीसरी चौथी कक्षा में होंगे, तो आप उनको रिकमेंड करना कि नवोदय की तैयारी करें। वो रेसिडेंशियल है, वहां रह के उनकी पूरी शिक्षा का, रहने का, खाने का सारा जो शुल्क है वो सरकार वहन करती है। बात यहां पर पैसे की नहीं है, बात है यहां पर उनको मिलने वाले संस्कार और माहौल का। तो नवोदय वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है वो कहा जाता है। वो कब आया था, ये 86 के जो इस पॉलिसी उसके अंतर्गत जो है वो आया था, ठीक है। इसके बाद फिर 92 में फिर से इसकी पुनर्परीक्षा करी गई थी, ठीक है। पंचायती राज की भूमिका को यहां पर बनाया गया था, कब, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कह सकते हैं कि रिव्यू करा गया था 1992 में। देन उसके बाद फिर आपने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, सैम पित्रोदा की जो अध्यक्षता में इसको किया गया था, नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इसमें शिक्षा के निजीकरण और ट्रिपल पी मॉडल, ट्रिपल पी क्या होता है आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल की अवधारणा की यहां पर बात करी गई थी। और यही आपने रीजंस आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल, संस्थान एंड ऑल, बहुत सारी चीजें इसके बाद आनी शुरू हुई। और अभी के समय में तो बताने की नीड नहीं है कि प्राइवेट जो स्कूल्स वाले लोग हैं वो कितनी मनमानियों पर उतर आए हैं, खैर उसकी चर्चा हम कभी और कर लेंगे। नाउ लास्ट वन इज द 2020, मतलब अभी जो लेटेस्ट है वो कौन सा है आपका, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और ये काफी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो इज जस्ट गोइंग टू बी एंड, कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का संबंध भारत के एक और किसी दूसरे संस्था से था। मैं ऑप्शन दे देता हूं, एक है डीआरडीओ और एक है इसरो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि डॉक्टर कस्तूरीरंगन का जो संबंध है, ये एक व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है, इनका संबंध किससे था, डीआरडीओ या फिर इसरो से, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संरचना जिसकी भी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, 5+3+3+4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, इसी को लेकर आधार बनाया जा रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें मातृभाषा, यानी कि हमारी जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज है, हमारी जो लोकल भाषा है, मदर टंग है, वो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा, ये पाठ्य चर्चा रूपरेखा, किसको एनसीएफ कह जाते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये तो हमेशा जब भी एनईपी बनेगा तो एनसीएफ जरूर बनता है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुभाषिकता, मतलब जिसकी हमने बात करी कि मल्टी लैंग्वेजिक होना चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा भाषा आप सीख सकें, ये पहल होनी चाहिए। और कौशल विकास का मतलब होता है स्किल पर भी यहां पर बल दिया जाएगा, गॉट इट। तो ये बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको आप लोगों को देखना है, समझना है। इसके अलावा मैं छोटी सी और इंफॉर्मेशन बता दूं, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और रोज 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 आप लोगों को यहां पर करंट अफेयर्स या दूसरे अन्य सब्जेक्ट्स के यहां पर
एमसीक्यूज यहाँ पर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 143 बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है। आप देखिए, आप अगर गलत भी आंसर करेंगे तो वो दिखा देगा कि सही आंसर क्या है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अभी मेरी और खिलेश सर की लाइव क्लासेस चल रही हैं, स्पेशली टारगेटेड है आबकारी आरक्षक, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी के लिए, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ और भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी अगर आता है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ना। ज्योग्राफी के बाद मैं यहाँ पर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ऑल दूसरी जो क्लासेस हैं इंडियन जीएस वाली, वो भी मैं यहाँ पर डील करने वाला हूँ। तो हमारी क्लासेस लगातार यहाँ पर चल रही हैं, उसका फायदा आप जरूर उठाएं और ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आपको यदि किसी दूसरे मुद्दे पर वीडियो चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो में।